हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे बात कर सकते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ है, तबीयत होती है तो कोई बात नहीं। कल मैंने आपका दिन खराब नहीं किया था। मैंने आपको एटम का बचा हुआ पार्ट और न्यूक्लियर फिजिक्स आधा करा दिया था। आज अगर आप कहेंगे तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा पार्ट दे दूंगा, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। अब रहने देते हैं। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, इसके होमवर्क देता हूं। देखो बेटा, दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं है, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, कोई भी चीज का एश्योरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज के अलावा, वो कि मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। और मेहनत सिर्फ 2 दिन 4 दिन या 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने का नहीं, एक लंबे समय का, 3 महीने 4 महीने 5 महीने मिनिमम मिनिमम। और जितना ज्यादा लंबे समय तक मेहनत करेंगे सफलता उतनी बड़ी होगी। चुपचाप करके मेहनत करना होता है। देखो, फैसिनेटिंग चीज है, जिसमें मजा आए, जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें भीड़ भागे, उससे बचिए। और कमरा बंद करके अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, सोचिए, अपने वीकनेस पे काम करिए और मेहनत करिए। और कई लोगों को डर लगता है कि मेरा क्या हुआ, मेहनत कहीं खराब तो नहीं जाएगा। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, दुनिया गोल है। आपका किया हुआ मेहनत खराब नहीं होगा। आपका किया हुआ मेहनत आप तक घूम के आएगा, क्योंकि दुनिया गोल है। आपका किया हुआ मेहनत आप तक वापस आएगा। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आपका किया हुआ मेहनत आप तक ही आएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो चुपचाप मेहनत करिए। और समय लगता है किसी भी चीज का रिजल्ट मिलने में। तो आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। और कैलोरीमेट्री में बहुत सारी खूबसूरत चीजें पढ़ो। सर खूबसूरत चीजें क्यों? कैलोरीमेट्री का मतलब आप समझते होंगे वाटर आइस का मिक्सचर नहीं। कैलोरीमेट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, बड़ा शानदार तरीके से। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वाटर वाटर मिक्सचर में टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं, आइस आइस का मिक्सचर क्या होता है, सेम स्टेट का मिक्सचर। फिर मैं सिखाऊंगा वाटर आइस का मिक्सचर। फिर मैं सिखाऊंगा आइस निगेटिव में है तो वाटर का मिक्सचर। फिर वाटर स्ट्रीम का मिक्सचर। फिर आइस स्ट्रीम का मिक्सचर। उससे भी पहले एम मास के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, जब वो एच हाइट नीचे गिरा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सारा काइनेटिक में नहीं गया, कुछ थर्मल एनर्जी में चला गया। वो थर्मल एनर्जी अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कितनी टेम्परेचर बढ़ेगी, और वही थर्मल एनर्जी अगर आइस को मेल्ट करता है तो कितना पार्ट ऑफ आइस मेल्ट होगा। समझ रहे हो? ये नीट में आता है। एम मास के ब्लॉक को एच हाइट से छोड़ दिया, जब एच हाइट नीचे गिरता है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में गया। दूसरा, दो बॉल कोलाइड किया, कोलिजन से जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ अगर वो थर्मल एनर्जी में गया तो वो हीट के वजह से कितनी टेम्परेचर बढ़ेगी या कितना आइस मेल्ट होगा। एक बहुत से बड़े आइस के टुकड़े पर एक गर्म लोहे को T°C तक टेम्परेचर तक हीट करके रख दिया तो कितना आइस मेल्ट करेगा। एक बुलेट, एक गन स्टीम उससे टकराया, आइस के ब्लॉक से टकराया, एक बुलेट आइस के ब्लॉक से टकराया तो आइस को कितना मेल्ट कर देगा। मजा आया कि नहीं सुन के? मतलब तुम टॉपिक सुन रहे हो। चलिए, तो आज का होमवर्क क्या होगा? तो फ्लूइड के होमवर्क का लेक्चर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल गया था। आज का जो आपका होमवर्क है वो है वर्क एनर्जी पावर का रिवीजन। रिवीजन और रिवीजन कुछ ऐसे कि सारी थ्योरी पूरा पूरा आपको रिवाइज करना है। तो वर्क एनर्जी पावर एंड सेंटर ऑफ मास भी कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास भी कर लेंगे। और इसमें सिर्फ थ्योरी करना है, ओनली थ्योरी, न्यूमेरिकल नहीं करना है अभी। ठीक है? सिर्फ थ्योरी लिख लिख के, जैसे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन थ्योरम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या होता है, और उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एक सवाल दिया था मैंने आपको, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑलवेज इंक्रीजेस विथ रेज इन टेम्परेचर। जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ही। एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से एक सॉलिड में लीनियर एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से तो एक्सपैंड करता है, फैलती है चीजें। चीजें फैलेगी तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। अरे वॉल्यूम बढ़ेगा, चीजें फैल गई तो डेंसिटी क्या हो? घट गया। जब कंप्रेस करोगे वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ता है। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेंसिटी, अगर मैं लिखूं डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन, तो क्या इनवर्स रिलेशन होता है? अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब चीजें फैल गई तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है यार, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑलवेज इंक्रीज विथ रेज इन टेम्परेचर। सही बात है। अब तुम्हारा आंसर मैंने तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ा। तुमने जो जो आंसर लिखा था ना, मैं सच में फोन फेंक दिया और सर पकड़ लिया कि बाप रे बाप, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे। अजीबोगरीब जवाब।
और सबसे आश्चर्य की बात है, हर दूसरे तीसरे बच्चे का यही जवाब था, सर बिल्कुल। मान लो सर जी कि एक कंटेनर में हमने पानी रखा, उसको धीरे धीरे गर्म करके हमने बॉयल किया, तो बॉयल करते टाइम कंटेनर में इतना पानी था, जब पूरा बॉयल हो गया तो सब हवा में उड़ गया, स्टीम बन गया, देखो वाटर का वॉल्यूम कम हो गया। अब इस प्रोसेस में वाटर इतनी जगह घेर रहा था, जब स्टीम बन गया तो ज्यादा जगह घेरा, वॉल्यूम तो बढ़ ही गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, घटा कहाँ। अरे नीट का तो पी वाई क्यू है, केमिस्ट्री का तो कॉमन सवाल है ये, फिजिक्स नहीं, तेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉमन सेंस ही खराब है। खुदीन सॉरी बोल, नहीं तो दोबारा कमेंट देखने नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे बैच में, ऐसे ऐसे लिखा, कोई बाहर का देख लेता तो हंसता। ये तो नीट का सवाल है यार, वाटर से जब स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, पी डेल्टा भी लेते हैं, उसमें वॉल्यूम स्टीम का बड़ा हो गया, और चल कोई बात नहीं। तो बिल्कुल सही है ये, लिक्विड एक्सपैंड ही करेगा हीट करने से, लेकिन 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 एक लिक्विड का बिहेवियर अलग, और वो टॉपिक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो बिल्कुल इसका जवाब होगा नो। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है वाटर। वाटर में खास बात होती है, होता क्या है कि जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो ना तो वाटर कंप्रेस होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर कंप्रेस होता है, यस, ये एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर है। जब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखोगे तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इसका वॉल्यूम मान लो 0 डिग्री सेल्सियस वी नॉट, इसका वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसका बिहेवियर 0 से 4 तक अजीब होता है, एनालॉमस बिहेवियर बोलते हैं। मतलब पहले वॉल्यूम घटेगा, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एक्सपेंड होगा, यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटा है, और सबसे कम वॉल्यूम होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का क्या ग्राफ बनेगा, तो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे तो क्या ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हाँ सर, डेंसिटी तुम्हारी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ सर, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि कंप्रेस हुआ है, तो वॉल्यूम मिनिमम, तो मिनिमम वॉल्यूम मतलब पास पास है तो डेंसिटी मैक्सिमम, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, उसके बाद तुम्हारा डेंसिटी घटने लगता है। अच्छा ठीक है सर जी, ये एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर, मजा आया। चलो अब दूसरी बात सुनो, लोअर डेंसिटी की चीजें क्या करती है, तो जिसकी डेंसिटी कम हो वो फ्लोट करती है, हायर डेंसिटी की चीजें सिंक कर जाती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस तो होगा। गर्म चीजें ऊपर उठती है क्योंकि चीजों को गर्म करोगे, जनरली गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और कम डेंसिटी की चीजें राइज करती है, जैसे हॉट एयर राइजेस, क्योंकि हवा को गर्म करोगे तो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो डेंसिटी कम, कम डेंसिटी की चीजें ऊपर राइज करती है। पानी में अगर प्लास्टिक रखो तो डेंसिटी कम है, ऊपर राइज करेगा, फ्लोट करेगा, आइस रख दो फ्लोट करेगा, आयरन रख दो डूब जाएगा, तो ज्यादा डेंसिटी की चीजें नीचे डूबती है, कम डेंसिटी की चीजें ऊपर रहती है। जैसे दो लिक्विड को तुम मिक्स करो, ऑयल और वाटर, देखो तेल और पानी, तो पानी के ऊपर तेल तैरता है, क्यों, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम है, तो कम डेंसिटी की चीजें ऊपर और नीचे वाली लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड मैंने एक शानदार सवाल, समझ में आया। अब इस सवाल का जवाब दो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ लेक इज 2 डिग्री सेल्सियस, लेक का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 2 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉटम का टेम्परेचर कितना हुआ, लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस, एंड नन ऑफ दिस। सर 1 मिनट, सिंपल सी बात है, सरफेस की डेंसिटी हमारी होनी चाहिए कम, क्योंकि कम डेंसिटी की चीजें फ्लोट करती है, तो जितना भी डेंसिटी होगा इसका कम और इसका होना चाहिए ज्यादा, लार्ज डेंसिटी की चीजें नीचे बैठनी चाहिए, ज्यादा डेंसिटी होगी तो नीचे सिंक कर जाएगा, हाँ सिंक कर जाएगा। तो अब आपसे पूछा है कि अगर सरफेस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तो नीचे टेम्परेचर बताओ, तो सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, नीचे टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो सर कम आंसर होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे तो ठंडी चीजें की डेंसिटी ज्यादा तो नीचे बैठेगी, यस। लेकिन ये एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर गेम खेल देगा। चल डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, तुमको मजा आ जाएगा। ये डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का हमने ग्राफ बनाया, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी आपका सबसे मैक्सिमम होगा। अब यहां पर टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर डेंसिटी क्या होगा सर, इतना है 2 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये डेंसिटी सरफेस पर तो कम होनी चाहिए, हाँ यहां पर डेंसिटी कम होनी चाहिए, अब नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो नीचे तो घट रही है डेंसिटी, हाँ इधर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो या तो नीचे का टेम्परेचर 3 डिग्री या 4 डिग्री होना चाहिए। सर 5 डिग्री, 5 डिग्री हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं 2 डिग्री से नीचे कम टेम्परेचर रखूंगा, ठंडा करूंगा, तो यहां पे एनालॉमस बिहेवियर, डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि सरफेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, तो सबसे कम डेंसिटी तुम्हारा यहां है 2 डिग्री पर, ये गिवन है क्वेश्चन में कि सरफेस पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 2 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, सरफेस पर डेंसिटी कम होना चाहिए, नीचे आएंगे डेंसिटी बढ़ेगा, ज्यादा डेंसिटी की चीजें सिंक करती है, तो नीचे डेंसिटी बढ़ेगा। अब डेंसिटी बढ़ कहां रहा है, आगे जाने से कि पीछे जाने से,
आगे जाने से, तो आगे जाने से डेंसिटी बढ़ेगा मतलब ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व। बोलो मजा आया कि नहीं? चलो अब फटाफट आगे समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक, SPECI, फिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतने शानदार तरीके से तुमको सिखाऊंगा ना, रोम रोम झूम जाएगा। देखिए, मान ले कंटेनर है, कंटेनर में हमने लिक्विड रखा है, इसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट देना पड़ेगा। हाँ, तो हीट सप्लाई मैं कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं डेल्टा क्यू डी क्यू मान ले, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मान ले 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट है डेल्टा क्यू, तो 2 डिग्री के लिए 2 डेल्टा क्यू, 3 डिग्री के लिए 3 डेल्टा क्यू, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा हीट उतना ज्यादा देना पड़ेगा। तो हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मान ले उसमें m ग्राम लिक्विड है, अगर 2 ग्राम लिक्विड होता तो सर ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अब जितनी क्वांटिटी है सबका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो m ग्राम को डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट dq चाहिए, तो 2m ग्राम को सर और ज्यादा चाहिए, 3m ग्राम को और ज्यादा चाहिए। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। अब मान लो सेम ही अमाउंट से जितना मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया m ग्राम का, उतना ही दूसरा मास भी m ग्राम है, लेकिन लिक्विड 2 है, ये अलग तरह का लिक्विड है और ये अलग तरह का लिक्विड है। सेम मास का सेम टेम्परेचर से मैंने राइज किया टेम्परेचर, सेम मास का सेम टेम्परेचर राइज किया है, तो क्या दोनों को सेम ही हीट देना पड़ेगा? सर डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे। हाँ, कैसे? लेकिन जैसे मान लो तुम्हारी क्लास की लड़की है, उसको मैं हल्का भी डांट दूं ना तो रोने लगती है, माई माही डांट लाई मास्टर, बुरा भला सोचने लगता है मास्टर के बारे में। अब वही लड़कों को डांट दो, कह रहे गुरु जी डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, उसको मार दो, मास्टर तो मरवे ना करेगा। उसको लात मार दो, एकदम लात मार दो, लतरिया दो, थोड़ा गुस्सा तो करेगा लेकिन सामने बोलेगा नहीं, बोले मास्टर है मारा है कोई बात नहीं। और लड़की को डांट दो तो मोती गिरने लगता है आंसू से। अब सोचो किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है? लड़के की। सर लड़के की कैसे ज्यादा हुई? लड़की की, लड़की तो सेंसिटिव है, उसको थोड़ा भी गरिया दो तो रोने लगेगी, लड़कों को तो लात भी मारो तो नहीं रोता है। मतलब जिस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना इजी होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, कम ही हीट लेके टेम्परेचर बढ़ा लेगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो यहां पे दोनों लिक्विड का मास सेम है और सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो भी उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एस लिखेंगे तो dq बराबर आता है एस एम डेल्टा टी। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना उतना ज्यादा हीट, और जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? तो सबसे पहले समझो तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। वैसे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और ये किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। यहां से एस का डेफिनेशन बनाओगे तो dq बटा m डेल्टा टी आ गया। ये dq हीट था, टोटल m मास को दिया गया हीट। अगर 1 ग्राम मास को हीट देता तो m मास को जितना हीट दिया m से डिवाइड कर दो, यूनिट मास को हीट दिया। डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना हीट दिया था, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना दूंगा? तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। अब सोचो ये क्या है, अगर मैं यहां पे मास को 1 रख दूं और डेल्टा टी को 1 रख दूं तो एस बराबर तुम्हारा dq नहीं आ रहा? तो डी एस बराबर dq मतलब एस है क्या? एस इज द हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of unit mass by यूनिट डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, तो इसके 1 ग्राम का मास का 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ाने के लिए मान लो कम चाहिए, और इसका 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से हीट बढ़ाने के लिए हीट ज्यादा चाहिए। मतलब 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट ज्यादा चाहिए, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होती है तो वाटर इज द किंग। वाटर इज द किंग, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिस वाटर का होता है, मतलब जिस लिक्विड का होता है, वो है वाटर। वाटर इज अ किंग व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर सबसे ज्यादा हीट लेता है 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से हीट बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर सबसे ज्यादा हीट लेता है। इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है बेटा सीजीएस यूनिट में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट यही तो होगा। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या आता है? dq बटा m डेल्टा टी। तो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं एस। ठीक है सर, एस 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट चाहिए था, तो m ग्राम का क्या होगा? तो 1 ग्राम के लिए इतना, तो m ग्राम के लिए इतना। 1 डिग्री सेल्सियस से
इतना ही चाहिए तो डेल्टा टी से इतना इज इक्वल टू डी क्यू। तो डी क्यू क्या हो जाता है, टोटल रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज द एम मास, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एम मास बाय डेल्टा डी डिग्री सेल्सियस, बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। ये डी क्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है आपका वाटर का 1 ग्राम पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। देखो इसका यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सीजीएस यूनिट में लिखा है हमने, ऐसा यूनिट में होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। देखो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में सेम ही आता है, तो ये डेल्टा टी लिखा है। तो डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज करोगे, 10 केल्विन करोगे, वही आएगा। तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, पर केल्विन भी लिखोगे एक ही चीज है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट जिसका होगा वो स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। मान लो मैं दो लिक्विड को सेम अमाउंट से हीट दे रहा हूं, तो भाई जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसको तो ज्यादा हीट चाहिए होता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं लड़कियों को एक गाली दे दूं तो रोने लग जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी कम है। और अगर मैं लड़कों को 1000 गाली दे दूं, मार दूं, थप्पड़ मार दूं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अलबलाता नहीं है जल्दी, मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है गाली खाने की। तो हीट खाने की कैपेसिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट खा लिया लेकिन रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसको हीट तो मैंने दिया लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी खाने की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब इस हीट खाने की कैपेसिटी, जिसकी हीट खाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, और दोनों को सेम रेट से हीट दोगे, इसको भी हीट दे रहा है, इसको भी हीट दे रहा है, तो ये ज्यादा हीट लेके खा लेगा और टेम्परेचर कम बढ़ाएगा। और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो ये हीट लेके ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो इसीलिए मैंने यहां समझाया है कि हाई स्पेसिफिक हीट जिसका होगा वो स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और स्लोली टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है ना, वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी को गुस्सा बहुत तेज आता है, मतलब देर से आता है, तो बहुत देर तक टिकता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिसको तुरंत से गुस्सा आया तुरंत से ठंडा हो गया, तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तुरंत से गर्म तुरंत से ठंडा। और जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है जल्दी गर्म नहीं होता, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो ठंडे होने में भी टाइम लेता है। तो सारे बातों का एक जवाब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो जल्दी, जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा वो धीरे धीरे गर्म धीरे धीरे ठंडा होगा, जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होगा। इसका एग्जांपल से अब समझाता हूं, एक मिनट। ये तो वाटर की बात कर ली हमने। आइस की अगर बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की और स्टीम की लगभग बराबर होती है, वो होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने इसी चीज को तुमको एग्जांपल से समझाता हूं, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल से। मान ले 2 ग्राम वाटर है, 2 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर मुझे 3 डिग्री सेल्सियस से मान ले 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितने हीट की जरूरत पड़ेगी? तो हीट रिक्वायर्ड जब इसमें निकालोगे तो एमएस डेल्टा टी लिखते हैं। मास बताओ कितना है सर? 2, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 और टेम्परेचर फाइनल माइनस डेल्टा टी हमेशा फाइनल माइनस, तो फाइनल 5 इनिशियल 3। अब बताओ 2 गुना 5 में से 3 जाएगा 2, क्या 4 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ी? ग्राम है डिग्री सेल्सियस, हाँ कैलोरी की जरूरत पड़ी, हाँ सर। अब इसी केस में अगर मैं 2 ग्राम आइस लूं और उसका टेम्परेचर मैं -2 डिग्री सेल्सियस से फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं, मतलब ये 3 से 5 गया था तो 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, ये -2 से 0 जा रहा है, भी 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ। अब बताओ हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो एम एस डेल्टा टी, कितना मास है सर? 2, स्पेसिफिक हीट इसका हाफ और टेम्परेचर 0, फाइनल इनिशियल क्या है? -2, तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल रखेंगे, 2 से 2 कट गया तो ये आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 2, बताओ 2 कैलोरी। मतलब 2 ग्राम आइस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ी 2 डिग्री सेल्सियस से। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता तो 1 ही कैलोरी की जरूरत पड़ती, और यहां पे उतने ही 2 ग्राम मास का 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4 कैलोरी की जरूरत पड़ी, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो देखो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सेम मास सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट लिया, सेम मास सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट लिया। अब तो भाई साहब फील आ गया होगा। अब होता है एक हीट कैपेसिटी, उसको समझने से पहले एक ग्राफ सवाल और मैंने बनाया। मान लो 2 लिक्विड है ए और बी, उसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम का मैंने ग्राफ बना दिया। ये टेम्परेचर ए का वेरी कर रहा है, ये टेम्परेचर बी का वेरी कर रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा? स्क्रीन पॉज करके आपको बताना है। देखिए, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द लिक्विड इज सेम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है तो किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है? स्क्रीन पॉज करके बताइए। आप कैसे बताएंगे? सिंपल सी बात है, t इज इक्वल टू 0 पे दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, हाँ। फाइनली किसी t टाइम पर देखिए तो b का टेम्परेचर इतना आ गया, ठीक है, और a का टेम्परेचर इतना आ गया। तो a का टेम्परेचर धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है,
हाँ, तो टेम्परेचर टाइम का जिसका स्लोप कम उसके स्पेसिफिक हीट ज्यादा, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि स्लोप कम तो भाई टी टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो ये धीरे धीरे कम होगा, तो ये इसका जो स्लोप है वो डेल्टा टी बाई डी टी से पता चलेगा, और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कितना खूबसूरत बात बताई तुम्हें कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा डेल्टा टी उसका ज्यादा होगा, तो जो जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज करेगा डेल्टा टी ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, स्लोपिंग ज्यादा। देखो जैसे ये है, इसका टेम्परेचर इस टाइम के बाद इतना हो गया, मतलब ज्यादा चेंज हुआ, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम पड़ेगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी है रिक्वायरमेंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ गिवन मास। गिवन मास मतलब ये मास पे डिपेंड करता है, इस तो एक मास, एक यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे डी क्यू बराबर आप लिखते हो ना एम एस डेल्टा टी, तो एम एस को ही हम सी बोल देते हैं, डी क्यू बराबर सी डेल्टा टी। जितनी मास है उतनी स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता, वो एक ग्राम मास के लिए डिफाइंड है, लेकिन सी मास पे डिपेंड करता है, सी की वैल्यू सिंपल एम एस होती है, बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, सी डिपेंड्स अपॉन मास, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ठीक है, तो जैसे 1 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम वाटर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी सर, 1 ग्राम वाटर है 10 ग्राम वाटर है, सेम होगी, वाटर तो वाटर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं है, लेकिन हीट कैपेसिटी 1 ग्राम वाटर और 10 ग्राम वाटर में 10 ग्राम वाटर का ज्यादा होगा। और इस पर नीट में भी सवाल पूछा हुआ है, और ये देखिए खूबसूरत सवाल, 2 कॉपर स्फीयर as shown in a figure, then find ratio of their heat capacity, heat capacity का रेशियो बताओ। सर दोनों कॉपर है, हाँ, एक का स्फीयर कॉपर स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r और एक का रेडियस है, जैसे a हो गया और ये b हो गया, तो हीट कैपेसिटी का रेशियो बताओ। सुनो ध्यान से, कॉपर के अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछता तो 1 ग्राम मास के लिए डिफाइन होता, चाहे कितना भी मास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो कॉपर का पहले का और दूसरे का सेम होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन हीट कैपेसिटी आपने पढ़ा है m इंटू एस, तो पहले का लिखेंगे a का, तो a का आएगा a का मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर का, तो कॉपर का ही होगा, और b का हीट कैपेसिटी लिखेंगे तो b का मास इंटू एस, एस से एस आपका कट जाएगा, तो Ca बटा Cb आप लिखेंगे। a का मास बोलिए क्या होगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई आर, आर कितना है 2r का क्यूब, और ये डेंसिटी ऑफ कॉपर, दोनों कॉपर ही है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये इससे कट जाएगा, 8r क्यूब बटा आर क्यूब, 8:1 इज आंसर। और इन नीट 2022 और 23 दोनों में पूछा हुआ सवाल है, उसमें एक का रेडियस r लिया था, दूसरे का 3/2 r लिया था, आंसर। ठीक है, ओके। अब सवाल है कि क्या हमेशा हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा ही? देखो वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है और तुम उसको हीट दोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस से वाटर 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 20 पर जाएगा, 50 पर जाएगा। अगर आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है तो आइस को हीट दोगे तो -10 से -5 पे टेम्परेचर पर आएगा, -5 से -3 पे, -2 पे, 0 पे, तो आइस 0 पे आ गया। फिर उसको हीट दोगे तो आइस 0 से ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता 0 डिग्री सेल्सियस से, तो वहां पे क्या होगा, फेज चेंज। तो हम कहते हैं इफ हीट गिवन टू द लिक्विड इट्स टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, नो, मे फेज चेंज, मे फेज चेंज, और जब तक फेज चेंज होता है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट, मे फेज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है, तो हीट दोगे तो फेज चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो देखो dq बराबर होता है ml, जहां पे l होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी, ml डिफाइन होता है कि हीट हमने दिया है m ग्राम का फेज चेंज करने के लिए, जहां पे 1 ग्राम का फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए था वो है l, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो 1 ग्राम का फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो l है, तो m ग्राम का हो जाएगा ml। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन फेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, l को हम कहते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन मतलब आइस से मेल्ट होकर वाटर बनना, या वाटर से आइस में जब फ्रीज होगा तो हीट रिलीज करेगा, तो 1 ग्राम वाटर कितना हीट रिलीज करेगा कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, 80 कैलोरी पर ग्राम। और स्टीम का होता है 536, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 540 कैलोरी पर ग्राम हम लिखते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना है कि आइस का टेम्परेचर कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइस का टेम्परेचर कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है? देखो आइस का टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हो ही सकता है और 0 से कम रहेगा, 0 से ऊपर हल्का सा भी नहीं जा सकता। अगर कोई बोले कि आइस का टेम्परेचर तुम्हारा +0.1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो गलत है। अगर तुम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे रहेगा, थोड़ा भी हीट दोगे तो पानी पानी हो जाएगा, लेकिन अपने टेम्परेचर को 0 से ऊपर नहीं ले सकता। आइस 0 से ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। टेम्परेचर ऑफ स्टीम, टेम्परेचर ऑफ स्टीम या तो 100 होगा नहीं तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा।
सर पानी का रेंज समझिए, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर या तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी होगा या उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे सर आइस भी रह सकता है, आइस भी रह सकता है। आइस और वाटर का मिक्सचर 0 पे तो एग्जिस्ट करेगा, तभी तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा 0 पे। तो चलो आधा ही आइस कन्वर्ट हुआ है तो टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा ना, आधा आइस आधा वाटर का, ठीक है। और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन उससे कम रहेगा। लिखते समय ध्यान रखना, ऐसे सवाल पूछ लेंगे उसी में फंस जाओगे। तो टेम्परेचर का वैल्यू आइस के लिए 0 से कम, स्टीम के लिए 100 से ज्यादा, और वाटर के लिए 0 से ज्यादा, 0 के बराबर, 100 से कम और 100 के बराबर। 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता वाटर का टेम्परेचर, और 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये कंसेप्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए कैलोरीमेट्री पढ़ने के लिए। अब एक छोटा सा मैंने टेबल बनाया है, वाटर और आइस और स्टीम के मैंने टेम्परेचर लिखे हैं, और यहाँ पे अगर वो टेम्परेचर पॉसिबल है, पॉसिबल टेम्परेचर टिक, नहीं तो क्रॉस करना है। अब स्क्रीन पॉज करके ये काम करिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, स्क्रीन पॉज करके आपको करना है बड़े ध्यान से, आराम से, सुंदर तरीके से, बड़े आराम से, ध्यान से, सुंदर तरीके से टेम्परेचर करना है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, चलिए। वाटर एट -1 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की टेम्परेचर बताइए। सर पानी -1 डिग्री सेल्सियस पर, यस पानी। सर पानी 0 पे तो रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा, तो पानी 0 पे हो सकता है, 0 से ज्यादा 0.1, 0.5, 1 हो सकता है, लेकिन 0 से कम निगेटिव में वाटर का टेम्परेचर नहीं हो सकता। वाटर एट +0.5 डिग्री सेल्सियस, ये सही है, 0 से तो ऊपर हो ही सकता है, 0.8, 0.9, 0 से ऊपर। वाटर एट -0.01 डिग्री सेल्सियस, 0 से एक रत्ती पर कम नहीं हो सकता वाटर का टेम्परेचर। वाटर एट 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है। वाटर एट 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। वाटर एट -1 या -5 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं हो सकता। चलिए, आइस एट 0.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से ज्यादा, 0.1, ना 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 ना। आइस एट 40, ना ना ना। स्टीम एट 99, ना 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 ना। स्टीम 100 या 100 से ऊपर। स्टीम एट 99.9, ना ना ना। स्टीम एट 100, हाँ सही है। स्टीम एट 101, सही है। वाटर एट 101, ना ना ना। वाटर से बताइए, मजा आया? मतलब आप 20%, 30% कैलोरीमेट्री सीख गए, ठीक है। अब जेई मेन और नीट में भी एक एकदम लल्लू सा सवाल आता है, जो अभी मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ाया था ना, वो इसलिए पढ़ाया था कि आप इस तरह के सवाल कर पाए। देखिए क्या लिखे, फाइंड हीट रिलीज्ड बाय 20 ग्राम वाटर व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 80 से 20 तक उसका टेम्परेचर आता है तो हीट तो देगा ही। कितनी हीट देगा बताइए? तो डी क्यू हीट उसको चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन टेम्परेचर डाउन करेगा तो हीट देगा। तो बताओ हीट सप्लाई एम एस डेल्टा टी। बताइए, डेल्टा टी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखना। एम बोलो सर, एम है 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट बोलो वाटर का सर 1, और फाइनल टेम्परेचर 20, इनिशियल टेम्परेचर 80, ऐसे लिखेंगे आप। तो ये हो गया 20 इंटू 1 इंटू -60, 6 दूना 12, 12 पर डबल जीरो, है ना। देखो 6 दूना 12 और पे डबल जीरो, 12 पे डबल जीरो, इतना कैलोरी विथ निगेटिव साइन हीट दिया। निगेटिव ये बता रहा है कि हीट रिलीज हुआ है, बस। आप यकीन करोगे, जेईई मेन 2025 का सवाल है। नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन जेईई मेन 2025 का सवाल है। उसमें 2 स्टेप और था, मतलब 1 स्टेप और था, बस 2 स्टेप का सवाल था। बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? सर स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू 10 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब रुक जाओ, ये बड़ा लेंदी सवाल हो गया। लेंदी सवाल कैसे हो गया? तो पहले समझो इस बात को कि फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारे पास क्या है? आइस है, कितना? 10 ग्राम। कहां पर? एट -20 डिग्री सेल्सियस। क्या तो ये पानी में बदल जाए? कन्वर्ट इतना ग्राम आइस इनटू वाटर, पानी में बदल जाएगा हीट दोगे तो? नहीं बदलेगा। सर क्यों नहीं बदलेगा? तो इस आइस को जब आप हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर -20 से ऊपर बदलेगा, क्योंकि -20 पे आइस कभी पानी में बदल ही नहीं सकता, क्योंकि पानी का टेम्परेचर माइनस नहीं होता। तो हीट दोगे ना, इसको हीट सप्लाई करोगे, पक्की बात है हीट देना पड़ेगा। हीट सप्लाई करोगे तो सबसे पहले -20 से आइस आएगा 0 डिग्री सेल्सियस में, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ms डेल्टा टी से। फेज चेंज होता है ml से और टेम्परेचर बढ़ता है ms डेल्टा टी से। m बोलो सर, m हो गया 10, स्पेसिफिक हीट आइस का हाफ, ये याद रखना, नहीं तो यहां गलती कर देते हैं। वाटर नहीं बना, अभी आइस है, और तुम्हें टेम्परेचर फाइनल लेना है 0, इनिशियल है -20, मतलब चेंज 20 का। अब इससे कैंसिल करोगे 10 तो 100 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। ग्राम में है ना सारा, हीट रिक्वायर्ड टू 10 ग्राम, ग्राम ग्राम ग्राम, 100 कैलोरी। समझ में आया? हाँ सर। अब आइस बन चुका है, अब इसको और हीट दोगे तो ये फेज चेंज करेगा, फेज चेंज करेगा। ये अब टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आइस 0 से ऊपर नहीं जाएगा। फेज चेंज करेगा तो तुम लिखोगे ml। m बोलो
सर एम है 10 ग्राम और एल है तुम्हारा 80, तो हो जाएगा 800 कैलोरी। अब ये पूरा का पूरा फेज चेंज करके वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका हीट दोगे तो वाटर का 0 से ऊपर टेम्परेचर हो सकता है, 0 से कहां लेके जाना है 50 तक, तो 0 से 50 तक वाटर जाएगा, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो DQ बराबर तुमको चाहिए MS डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज करने के लिए। मास बोलो सर 10 एस बोलो 1 इंटू डेल्टा टी हो गया 50 माइनस 0 मतलब 500। तो टोटल हीट की जरूरत कितनी पड़ी? तो टोटल हीट की जरूरत पड़ी 100 प्लस 800 प्लस 500, तो 6 1400 1400 कैलोरी। कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो चुपचाप ठीक कर लेना, कंसेप्ट तो गलत नहीं पढ़ा है। नहीं सर एकदम सही है, धुआंधार। तो क्या आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे? क्या आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे? हाँ सर। तो एक शानदार सवाल मैंने आपको दिया है, इसको स्क्रीन पॉज करके करिए। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है आपका कि फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस एट माइनस डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर आइस मिक्सचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 5 ग्राम आइस एंड 15 ग्राम वाटर। तो भैया हो गया खंड। तो सबसे पहले देखो तुम्हारे पास है 20 ग्राम आइस, हाँ सर 20 ग्राम आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। इस 20 ग्राम आइस को क्या बनाना है तुम्हें? वाटर आइस मिक्सचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 पे अभी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा 0 से पहले, क्योंकि अभी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट लेगा तो हीट रिक्वायर्ड जो तुम्हारा होगा, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 0 पे, तो m बोलो 20, स्पेसिफिक हीट आइस का हाफ और डेल्टा टी हो जाएगा 10, तो 2 से कटेगा 10, ये 100 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। अब 100 कैलोरी से ये 20 ग्राम आइस बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे एट टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ग्राम तो आइस ही रहना चाहिए, सिर्फ 15 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो 5 ग्राम आइस को नहीं छेड़ना है, तो 5 ग्राम आइस आपका एज इट इज रहेगा, बाकी सिर्फ 15 ग्राम को मेल्ट करना है। तो आप मेल्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो ml पड़ेगी, m बोलो 15 और l 80, तो 15 8 20 से, हाँ 15 6 का 90, एक मिनट, 15 छक्का 90, 15 30, 120 सही तो है, 120 कैलोरी, 120 नहीं 120 1200 कैलोरी, तो 1200 कैलोरी की आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर पूरा मेल्ट होता तो तुमको जरूरत कितना पड़ा था 20 ग्राम को मेल्ट करने के लिए? 20 ग्राम को पूरा मेल्ट करने के लिए 10 ही लिखा, अच्छा 10 ग्राम था, अच्छा ये 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को पूरा मेल्ट करते तो ज्यादा लगता, जैसे 20 ग्राम को मेल्ट करते और 8 तो 16 160 कैलोरी लगता, ये 1600 कैलोरी लगता, ये 1200 कैलोरी लगा मेल्ट करने के लिए। 15 8 20 से 120, हाँ 1200 कैलोरी लगा, तो 1200 कैलोरी से 15 ग्राम को मेल्ट कर दिया, 5 ग्राम को ऐसे रखा, तो फाइनली तुमको 5 ग्राम आइस और 15 ग्राम वाटर चाहिए, जो हो गया। तो टोटल हीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 100 प्लस 1200 मतलब 1300 कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैं क्यों करा रहा हूं कि आगे के सवाल आप धुआंधार तरीके से फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सवाल आपको खुद करना है। ठीक है, ये खुद करें स्क्रीन पॉज करके, और इसी के सवाल का नेक्स्ट पार्ट मैं करूंगा। क्या? फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस टू 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें लेके जाना है। इसमें क्या था? वाटर एट 100, वाटर एट 100, इसमें क्या है? स्टीम एट 100, स्टीम में भी उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आओ तो वो सवाल आप नहीं भी करो तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसी को करो, क्योंकि दोनों सवाल एक ही टाइप का है। ठीक है, एक ही टाइप का है। एक टाइप का कैसे? उसमें वाटर तो को 100 पर ले जाके छोड़ देना है, इसमें उसी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। चलो सर करते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट बोलो हीट का, बिना लिखे तुम समझ गए कि रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस अगर -20 पे है तो सबसे पहले आइस -20 से 0 पे जाएगा। तो लिखो MS डेल्टा टी, बोलो m बोलो सर 20 हाफ और डेल्टा टी -20 से 0 20 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 10, ये आ गया 200 कैलोरी। 200 कैलोरी हीट दोगे, ये आइस बन, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आ गया तो उसका फेज चेंज होगा वाटर पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा वाटर बन जाएगा। m बोलो सर 20 और l बोलो 80, 8 दूना 16, 16 पर डबल 0 1600 कैलोरी। तो ये बन गया है तुम्हारा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब उस वाटर का टेम्परेचर 100 तक ले जाओगे तो DQ3 हो जाएगा तेरा MS डेल्टा टी। m बोलो सर वही वाटर m 20, स्पेसिफिक हीट आपका वाटर है तो 1,
और टेम्परेचर 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे था। तो ये 20 और तुम्हारा ये 20 पर डबल 0, 2000 कैलोरी। पक्का 2000 में हो जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वाटर 0 पे पहुंच गया, तो उसी वाटर को हमें पहले स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी स्टीम में कन्वर्ट कर तो DQ3 हो जाएगा तुम्हारा M इंटू एल। तो M हो गया तुम्हारा 20 और L हो गया तुम्हारा 540। तो 54 गुना 2 हो जाएगा 108, 108 पे डबल 0, इतनी कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी, इतनी कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो मैं फर्दर ये करूं कि स्टीम एट 120, स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम को 120 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए कितना हीट पड़ेगा? तो Q4 बराबर MS डेल्टा टी, मास बोलो कितना 20, और स्पेसिफिक हीट स्टीम का होता है हाफ इंटू, हम इसको 120 पे ले जा रहे हैं और इनिशियल टेम्परेचर 100 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 और ये हो गया 20। तो 20 गुना 10 मतलब 200 कैलोरी चाहिए। हम सबको जोड़ दो। अब इसी का टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, जो नीट में बहुत पूछते हैं, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले टेम्परेचर बताओ कितना था? -20। हाँ, क्या -20 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपका आइस है उसका फेज चेंज होना -20 पे पॉसिबल है? 2 मिनट रुक के सोचो, क्या -20 पे उसका फेज चेंज होना पॉसिबल है? नेवर, नॉट एट ऑल। तो इसका फेज चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और 0 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अब उसका टेम्परेचर बढ़ना पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर रुक जाएगा और हीट दोगे तो वही तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पर, देखो ये तुम्हारा टाइम, हाँ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो वही 0 डिग्री सेल्सियस उसका फेज चेंज होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वही 0 डिग्री सेल्सियस से, देखो वाटर में कन्वर्ट हुआ, अब 0 से 100 तक वाटर को हम ले गए हैं और फिर 100 में वो फेज चेंज हुआ स्टीम में, फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा। यहां पे तुम्हारा आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें आइस इंटू वाटर में कन्वर्ट हुआ है, इसमें टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस, इसमें वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ है और इसमें स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लो भाई, ये सवाल खूब धुआंधार पूछा जाता है। चलिए अब ये सवाल देखिए क्या है, फाइंड हीट गिवन टू 1 ग्राम आइस एट -20, कन्वर्ट इट एट 1 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। यही सवाल हमने कर लिया, एक के बदले दोस्त था, कोई दिक्कत नहीं। 10 ग्राम स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस कम्स टू 90 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड हीट रेज नहीं हीट रिलीज। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देखो टेम्परेचर डाउन कर रहे हो तो हीट रिलीज होगा, अब बताओ कितना हीट रिलीज होगा और कितने स्टेप में होगा। एक बार स्क्रीन पॉज करके इसमें सोचो जरा कि कितने स्टेप में ये काम हो पाएगा, कितने स्टेप में ये काम हो पाएगा, ये सोचो जरा, ये सोचो जरा कि कितने स्टेप में ये काम हो पाएगा, ठीक है। कितने स्टेप में ये काम हो पाएगा? तो दिखने में बड़ा आसान लग रहा है कि 10 ग्राम स्टीम है, 110 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर ले जाना है, तो एक स्टेप में होगा, नहीं सर 2 नहीं 3 स्टेप में कैसे? अब ये सीख गए तो काम हो जाएगा। तो 10 ग्राम स्टीम 110 पे है तो स्टीम पहले 0 पे आएगा, तो सबसे पहले तेरा स्टीम, सॉरी 0 पे नहीं, 110 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम ही रहेगा और फिर इस स्टीम का फेज चेंज होगा तो ये स्टीम वाटर बनेगा और उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। फिर वाटर का टेम्परेचर 100 से 90 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो बताओ 3 स्टेप में हुआ कि नहीं? पहले ये स्टीम 110 से 100 तक जाएगा तो हीट रिलीज करेगा MS डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। बोलो M कितना? सर M तुम्हारा 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना? हाफ, स्टीम का हाफ होता है, 110 से 10 तक जाएगा 10 से कटेगा 50 कैलोरी, मात्र 50 कैलोरी। फिर इसका स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज करेगा ML से, रिलीज कर रहा है वो, रिलीज कर रहा है। M बोलो सर 10 और L बोलो 540, तो 540 तो 540 ही रहेगा, डबल 0 तो 5400 कैलोरी। भाई साहब ये तो धुआं धुआं कर देगा। उसके बाद वाटर बन गया तो वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा, MS डेल्टा टी, मास बोलो वही 10 और स्पेसिफिक हीट इसका 1, डेल्टा टी हो जाएगा तुम्हारा 10, तो ये हो जाएगा 100 कैलोरी। अब एक बात बताओ, 110 से जब ये 100 पर आया, 110 से 100 पर आया तो मात्र 50 कैलोरी दिया, और 100 से 90 पर आया तो 100 कैलोरी। ऐसे क्यों? क्योंकि स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हाफ और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है 1। अब पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री बहुत आसान है, जब किसी भी दो लिक्विड को या लिक्विड स्टीम को या स्टीम सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पे आके रुकते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता तो फर्दर हीट एक्सचेंज करना बंद हो जाता है। अब उनका उस समय फेज सेम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर
सेम हो गया तो हीट एक्सचेंज करना बंद कर देंगे। जैसे मान लो 50 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने आइस को मिक्स किया, तो हो सकता है आइस बहुत ज्यादा था, तो पानी अपना टेम्परेचर कम करता गया, हीट देता गया और हीट लेके आइस मेल्ट होता गया, मेल्ट होता हो गया, मेल्ट हो गया, पानी 0 पे आ गया, लेकिन पूरा आइस मेल्ट नहीं हो गया, पूरा मान लो आइस मेल्ट नहीं हो पाया। तो उस समय पानी जब 0 पे आएगा और आइस भी 0 पे था, अब अगर पानी 0 पे आ गया उसके बाद वो हीट देना बंद कर देगा, बोले भाई साहब अब नहीं हो पाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री का पहला कंसेप्ट थर्मल इक्विलिब्रियम है कि एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मस्ट बी सेम, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द बॉडी। और उस समय बॉडी का फेज सेम है या डिफरेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम पानी और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को मिक्स करो, कुछ नहीं होगा, दोनों 0 0 पे मस्त रहेगा। मतलब अगर मान लो तुम आइस को मेल्ट कराना चाहते हो, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी के साथ उसको मिक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा फील आया तो लिख दो कमेंट बॉक्स में कि फील आ गया सर लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री का। सुनना नहीं होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है बकेट में, उसको मिक्स कर दो, आइस मेल्ट ही नहीं होगा, ठीक है, या वाटर फ्रीज नहीं होगा। अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा वाटर बॉयल कर रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम को मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे हीट एक्सचेंज नहीं होता। जब तक हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो एक दूसरे के स्टेट पे फर्क नहीं पड़ेगा या एक दूसरे के टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मस्ट बी सेम, नो हीट ट्रांसफर, फेज में और मे नॉट बी सेम, उस समय फेज सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिक्सचर ऑफ टू मैटर इन अ सेम फेज, सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इन अ सेम फेज। सेम फेज मतलब वाटर वाटर का मिक्सचर, स्टीम स्टीम का मिक्सचर और आइस आइस का मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है कि मान लो M1 ग्राम वाटर, मतलब M1 ग्राम लिक्विड ले लेता हूं, लिक्विड M1 ग्राम लिक्विड at temperature T1, at temperature T1 having a specific heat capacity S1, having S1 heat specific heat capacity, specific heat capacity, heat capacity एक लिक्विड है, ठीक है। M1 ग्राम लिक्विड एट टेम्परेचर T1 having a specific heat capacity S1 mixed with, क्या भाई साहब, मिक्स्ड विथ, इसको मिक्स्ड किया, मिक्स्ड विथ M2 ग्राम लिक्विड, ग्राम लिक्विड at T2 having S2 heat capacity, specific heat capacity of course, specific heat capacity, heat capacity, fine temperature of mixture। तो राइटिंग मेरी खराब है, माफ करिएगा प्लीज। फाइन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की टेम्परेचर बताइए क्या हो। तो इसमें फेज चेंज होना अलाउड नहीं है। सर क्यों नहीं है फेज चेंज होना? लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे तो आइस थोड़ी ना बन जाएगा, लिक्विड लिक्विड में मिलाए तो स्टीम थोड़ी ना बन जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के आपको कैलोरीमेट्री का पहला केस अलग कर लिया है, ताकि आपको फंडामेंटली हिट करे कि सर लिक्विड लिक्विड को मिला रहे तो लिक्विड ही रहेगा, आइस आइस को मिलाएंगे आइस ही रहेगा, स्टीम स्टीम को मिलाएंगे स्टीम रहेगा। तो यहां पे नो फेज चेंज विल अकर। अगर फेज चेंज नहीं होगा तो एक तुम्हारा लिक्विड हीट लॉस करेगा, उतना ही दूसरा लिक्विड हीट गेन करेगा। अब मान लो कि टेम्परेचर T1 तुम्हारा ज्यादा था और T2 कम था, या T1 T1 ज्यादा था और T2 कम था, तो पहले वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे दूसरे के साथ आने के लिए अपना टेम्परेचर लॉस करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हीट लॉस करेगा। तो पहला हीट लॉस करेगा, कैसे करेगा हीट लॉस? तो M1 S1 मान लो उसका टेम्परेचर T1 से मिक्सचर का टेम्परेचर Tm आता, इतना हीट लॉस करेगा। सर आपने T1 माइनस Tm कर दिया, तो मान लो उस लिक्विड का टेम्परेचर T1 से Tm तक आता, तो Tm फाइनल हुआ ना, Tm फाइनल हुआ लेकिन हीट तो लॉस कर रहा है। हाँ अब मुझे पता है पहले से लॉस कर रहा है, इसलिए मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है, इसमें टेम्परेचर दोनों हो रहा है, तो जो ज्यादा है उसको पहले लिखा मैंने। सिंह एक बात बता, T1 मान ले 50 है और लिक्विड का मिक्सचर के बाद टेम्परेचर जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 50 से 20 हुआ, तो ज्यादा में से कम करोगे, तुमको पता है ना कि लॉस कर रहा है, दे रहा है हीट, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव आएगा, इतना लॉस किया, ठीक है। और यही गेन, ये हीट ले लिया, ये इसने ले लिया, तो M2 S2 इसका टेम्परेचर बढ़ा तो Tm माइनस T2 खत्म, T2 से Tm तक आया, जहां पे Tm मिक्सचर का टेम्परेचर है। ml वाली चीज यूज की क्यों नहीं हुई? क्यों दोनों लिक्विड था। आइस आइस को मिलाओगे आइस ही रहेगा, वाटर वाटर को मिलाओगे वाटर रहेगा, लिक्विड लिक्विड को मिलाओगे लिक्विड रहेगा, स्टीम स्टीम को मिलाओगे स्टीम रहेगा। तो पहला केस है जो सेम फेज वाले को हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, M1 S1 T1, M1 S1 को अंदर ले जाओ, तो ये होगा M1 S1 T1 माइनस M1 S1 Tm बराबर M1 S2 Tm माइनस
M1S2T2। Tm वाले को एक तरफ रखने के लिए मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, ऐसा समझो, इसको इस तरफ ले जाता हूँ और दोनों को जोड़ देता हूँ। तो उधर है M1, नहीं M2 होगा, ये गलत लिख दिया, M2 होगा ना, M2S2 Tm-T2, M2 है ये, M2 गलत हो जाता है। तो इसको इधर ले जाता हूँ, दोनों को जोड़ता हूँ, तो देखो उधर क्या है, M2S2Tm, और ये उधर जाएगा तो प्लस M1S1Tm बराबर, इस वाले टर्म को हम इधर ही रखते हैं, M1S1T1 प्लस ये इधर चला गया तो M2S2T2। देखो इस माइनस को इधर आके हमने इसके साथ क्या किया, निगेटिव, ये निगेटिव इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो M1S1T1 प्लस M2S2T2। इसको उधर ले गया तो M2S2Tm प्लस M1S1Tm। ठीक है, यहां से Tm को कॉमन निकाल लिया, तो ये बचेगा आपका M2S2 प्लस M1S1 बराबर M1S1T1 प्लस M2S2T2। इसको नीचे ले जाओ तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ गया आपका M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2। देखो ना, M1S1 बटा M2S2, ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, तुमको एक पैटर्न दिखेगा इसमें। सर क्या पैटर्न दिखेगा, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बराबर क्या दिख रहा है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर दिख रहा है आपको M1S1T1 पहले लिक्विड, जो M1 था उसका स्पेसिफिक हीट S1 है, टेम्परेचर T1 है, प्लस M2S2T2 बटा M1S1 प्लस M2S2, ये टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ गया, ये टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ गया। तो मिक्सचर की जो टेम्परेचर है वो कितनी आ रही है, M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइडेड बाई M1S1 M2S2। कि इस तरीके से कहीं और कोई और चीज आपने लिखी है कभी भी, कभी भी कहीं भी इस तरह के फॉर्मेट में? यस, कैपेसिटर पे कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। याद करो लिखा है कि नहीं? हाँ सर, और याद करके मुझे कमेंट में बताओ कहां लिखा है इस फॉर्मेट में। देखो मैं एक बात बताऊं, तुमको ऐसा नहीं हो रहा है कि M1 मास का स्पेसिफिक हीट S1 था, टेम्परेचर T1 था, तो हीट एक्सचेंज जो DQ लिखते हैं ना, MS डेल्टा T, MS डेल्टा T मतलब उसके पास हीट लिखो कितना है, तो अगर मैं हीट का अंदाजा लगाऊं उसके पास कितना हो सकता है, तो M1S1T1 लिख सकता हूं, दूसरे की M2S2T2 लिख सकता हूं, तो टोटल हीट बटा M1S1T1 M2S2T2 बटा M1S1 M2S2। अच्छा डायमेंशन देखो, MST 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 और MS से कट गया T बचा, देखो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्या फॉर्मेट दिमाग में बैठ रहा है? हाँ, अगर मान लो दोनों लिक्विड सेम नेचर का होता तो, दोनों वाटर वाटर होता तो, वाटर वाटर होता तो, दोनों कुछ भी सेम नेचर का लिक्विड होता तो स्पेसिफिक हीट सेम होती। हाँ, अगर स्पेसिफिक हीट सेम होती तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या आता सर, M1 S1 को तो चलो S रख दिया तो S कॉमन निकल जाएगा, तो M1T1 प्लस M2T2, S बाहर आ गया, यहां से भी S बाहर निकल कट जाएगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा। अच्छा मान लो कि दोनों का मास भी सेम होता तो, अगर मास होता सेम तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या बनता सर, M और M सेम होता तो M को बाहर निकालेंगे तो T1 प्लस T2 बाहर M बटा 2M, तो ये 2 आ जाएगा। यस, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ये आ गया T1 प्लस T2 बाई 2, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ गया T1 प्लस T2 बाई 2। बताइए मजा आया? तो इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे, या इस कंसेप्ट को कब लगाएंगे, जब सेम फेज की चीजें मिक्स हो रही होंगी। चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, तो पहला सवाल है आपका 20 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद 30 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, बताइए टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो देखिए पहला लिक्विड आपका वाटर है 20 ग्राम एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो 20 इंटू टेम्परेचर आपका 30 प्लस 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 20 ग्राम उधर 30 ग्राम, तो 20 प्लस 30 हो गया, आंसर आ गया। अच्छा सवाल करो इसमें, IIT मेंस का भी पूछा हुआ सवाल है। टू लिक्विड ऑफ मास एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस, दो अलग लिक्विड है, two liquid of mass at 20 degree Celsius and 60 degree Celsius mix, then temperature of the mixture is 30 degree Celsius, then find ratio of specific two liquid of same mass दिया होता, two liquid of same mass at 20 and 60 degree Celsius। अब स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करो, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। टू लिक्विड ऑफ सेम मास का लिक्विड है, टू लिक्विड ऑफ सेम मास एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस, दो लिक्विड है सेम मास का, एक का टेम्परेचर 20 दूसरे का 60, मिक्स्ड, देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। देख भाई, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू M1, तो उसका मास M है, स्पेसिफिक हीट दोनों का अलग है, S1 टेम्परेचर है पहले का 20 प्लस दूसरे का मास M, स्पेसिफिक हीट S2 टेम्परेचर है 60 डिवाइडेड बाई M S1 प्लस M S2, यही लिखेगा M1 S1 प्लस M2 S2।
एम कॉमन निकल के कट जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर तुम्हारा क्या है 30, तो 30 बराबर 20s1 प्लस 60s2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। सबसे पहले 10 10 10 कैंसिल कर ले, देखिए यहां से 10 कॉमन निकले, 10 कॉमन निकले, 10 से कैंसिल जाए, ये यहां जाएगा, तो 3s1 प्लस 3s2 बराबर 2s1 प्लस 6s2। 2s1 को इधर ले आओ तो 3s1 में से 2s1 जाएगा तो s1, 3s2 को इधर ले जाओ तो 6s2 में से 3s2 जाएगा 3s2, तो s1 बाई s2 इज इक्वल टू 3:1। ये आपका आंसर आ गया। तो कैसा सवाल लगा, सब मस्त है। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। तो टाइप 1 के सवाल आप डील कर लेंगे, टाइप 1 के सवाल डील कर लेंगे, समझ में आएगा कैसे करना है। टाइप 2, अब ये देखो टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन क्या कहता है कि पीस ऑफ आइस एम, पीस ऑफ आइस एम ग्राम, एम ग्राम का आइस है, आइस, पीस ऑफ आइस एम ग्राम फॉल फ्रॉम हाइट एच, एच हाइट से नीचे गिरा है, एंड इट्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। अब जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है पूरा हीट में गया, परसेंटेज नहीं लिखा है, तो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड आइस एब्जॉर्ब 50% हीट। ओ हो, मतलब जो भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया वो सारा हीट में गया, और आइस इसका सिर्फ 50% एब्जॉर्ब किया है एनर्जी, एंड आइस एब्जॉर्ब 50% हीट, 50% हीट एब्जॉर्ब किया। देन फाइंड अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट। तो इस आइस का कितना मास मेल्ट होगा निकालो, इस आइस का कितना मास मेल्ट होगा ये आपको निकालना है। देखिए सवाल बड़ा खूबसूरत है, देखिए क्या कह रहा है, पीस ऑफ आइस एम फॉल फ्रॉम हाइट एच, पीस ऑफ आइस एम फॉल फ्रॉम हाइट एच, एच हाइट से गिरा है, एंड इट्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है सारा का सारा हीट में चला गया, सारा का सारा हीट में चला गया, एंड आइस एब्जॉर्ब 50% ऑफ दैट हीट, एंड देन फाइंड अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट। पूरा आइस तो मेल्ट होगा नहीं, तो कुछ जो आइस जितना भी एनर्जी मिला उस आइस मेल्ट होगा, तो कितना ग्राम मेल्ट होगा, करो, मजा आ जाएगा। प्लीज डू इट योरसेल्फ, प्लीज कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। स्क्रीन पॉज करो और करो, स्क्रीन पॉज करो और करो। तो सबसे पहले देखो एम मास का ग्राम अगर एच हाइट तक गिरा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, तो mgh पूरा हीट में गया, हाँ सर, तो पूरा dq बराबर mgh हो गया, ठीक है, dq बराबर mgh हो गया। अब इस dq का सिर्फ 50% आइस ने लिया, तो इसका 50% मतलब 50% ऑफ dq, और dq कितना था mgh, तो 50% मतलब हाफ ऑफ mgh, और इससे इससे जो m ग्राम आइस फॉल किया तो पोटेंशियल में mgh आएगा। इस हीट को लेके आइस मेल्ट हुआ, तो मान लो आइस मेल्ट हुआ तो m डैश l हीट लेगा। सर m डैश l क्यों करे, जितना मास मेल्ट किया, मास ऑफ मेल्टेड आइस, मास ऑफ मेल्टेड आइस, मेल्टेड आइस, तो m डैश बराबर हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाई 2 इंटू l, दैट mgh, h देखो mgh डिवाइडेड बाई 2 और l की वैल्यू नीचे, खत्म, आंसर आ गया। अब लिख दो, मास तुम्हारा अगर 10 ग्राम दिया हो तो 10 ग्राम नीचे गिरा है, तो 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट तुम्हारा जो दिया होगा रख दोगे बटा 2l, l की वैल्यू 80 हो गया। मतलब मजा आया कि नहीं। तो इस तरह के कंसेप्ट कर लो। अब इसमें सवाल ये पूछेगा कि एच हाइट से गिरा और 25% लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हीट में गया, तो mgh का 25% बराबर लिख लो, कर लो। अब इसी में एक सवाल और पूछता कि आइस नहीं है, कोई मान लो मेटल बॉल है और उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हीट में गया और उससे टेम्परेचर बढ़ा, तो देखो ये जब नीचे गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ इसके हीट में कन्वर्ट होगा, और हीट में लेके कुछ आइस का टुकड़ा मेल्ट होगा, तो जितना मेल्ट हो गया m इंटू एल हीट यूज हुआ, तो मेल्ट होने में कितना हीट यूज होगा, जितना मास का टुकड़ा मेल्ट हुआ इंटू एल। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाता तो टेम्परेचर तो पूरे बॉडी का एक साथ बढ़ेगा। अब इस सवाल को करो, मजा आएगा, मजा आएगा। टाइप 3, ये तुम्हारा टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 करो। सर मास m falls from the height h and its 1/3 loss in potential get converted into heat and absorbed by the mass, then find rise in temperature। वही मास उस हीट को लेके अपना पूरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाए, तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये बताओ। देखो वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करके निकाल लोगे, लेकिन कंसेप्चुअली चीजों को एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो कि सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आओ इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मास m fall from the height h, मास m fall from the height कैपिटल H एंड 1/3 ऑफ लॉस इन पोटेंशियल। लॉस इन पोटेंशियल जी m मास नीचे गिरता है तो कितना होता है mgh, उसका 1/3।
is equal to converted into heat and absorbed by mass, find raise in temperature. Raise in temperature तो ms delta t, जहां पे s उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। टेम्परेचर बढ़ाने में ms delta t तो हीट होता है। अब यहां से m से m कट जाएगा क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में भी मास m आया और वही मास हीट लेके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा तो m मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ms delta t हीट चाहिए। तो डेल्टा t बराबर आपका आ जाएगा gh बटा 3s। बताइए फील आ रहा है? अब इसमें कुछ नहीं होगा, 10 ग्राम मास रख देगा, मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एल डिस्टेंस गिरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता देगा, सॉल्व कर लो। ये देखो टाइप 4, तो हर तरह के आपको वैरायटी यहां पे मैं आपको कवर करा दूंगा। टाइप 4, ब्लॉक ऑफ मास m हीटेड अप टू टेम्परेचर T एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। अब ये आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो आइस का टेम्परेचर कभी भी ना दिया हो ना तो उसको 0 मानना, और स्टीम का टेम्परेचर ना दिया हो तो 100 मानना। सर वाटर का कुछ नहीं बोल सकते, उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइस का टेम्परेचर जब ना दिया हो तो हम 0 लेंगे, आइस का टेम्परेचर जब ना दिया हो तो हम 0 लेंगे, याद रखिएगा, आइस का टेम्परेचर जब ना दिया हो तो हम 0 लेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ मास m हीटेड अप टू टेम्परेचर T, एक ब्लॉक है m मास का, m मास का ब्लॉक, ये m मास का ब्लॉक, उसको मैंने T डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और एकदम हीट करके हीट करके उसको मैं यहां पे उठा के इस आइस के टुकड़े पे डाल दिया। उस समय इसका टेम्परेचर रखिए। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है क्या? नहीं, तो हीट एक्सचेंज करेंगे। कोई भी बॉडी हीट तभी तक एक्सचेंज करती है जब उनका टेम्परेचर सेम ना हो। अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंट है तो हीट एक्सचेंज करेगी, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट एक्सचेंज करेगी, जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो ब्लॉक ऑफ मास m हीटेड अप टू टेम्परेचर T, block of mass m heated up to temperature T and placed on the large ice block, then find mass of the ice that will melt. S is the specific heat of block, S specific heat of block है। अब जरा करो कितना आइस मेल्ट होगा, कितना ग्राम आइस मेल्ट होगा, करो, मजा आएगा। देख भाई आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हीट देगा और ये हीट लेगा, तो हीट गेन बाय द आइस, गेन बाय आइस बराबर हीट लॉस बाय ब्लॉक। अब ये ब्लॉक कितना हीट देगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए? तो ब्लॉक का मास है तुम्हारा कैपिटल M मान लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी S मान लो, और टेम्परेचर T से जब तक 0 पर ना आ जाए तब तक हीट देता रहेगा। और उस हीट को लेकर के मान लो m ग्राम आइस मेल्ट हुआ है तो m इंटू एल, तो m डैश बराबर आपका आएगा m s t माइनस 0 इज t बटा l। ये आपका आंसर है, ये आपका टाइप 4 हो गया। बताइए दिमाग में बत्ती जल रही है कुछ? हाँ सर, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखा करिए, ठीक है ना, इसको लिखिए। टाइप 5 देखिए, टाइप 5, अ बुलेट ऑफ मास m, एक m ग्राम मास का बुलेट है, ठीक है भाई, m ग्राम मास का बुलेट है, मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड कोलाइड विथ अ लार्ज आइस ब्लॉक, लार्ज आइस ब्लॉक, लार्ज मतलब बहुत हेवी ब्लॉक है, कैपिटल M मास का, लार्ज एंड फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। If 40% loss in kinetic energy converted into heat and absorbed by the ice, then amount of ice that will melt is। तो काइनेटिक एनर्जी आइस ब्लॉक के पास है कि सिर्फ बुलेट के पास है? सिर्फ बुलेट के पास है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और इसी काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है उसका 40% हीट में गया है और ये हीट में लेके उसका 40% इस आइस को दे दिया है। तो ये तुम्हारा हीट लॉस है वो गेन बाई आइस हो जाएगा, और आइस गेन करके मेल्ट होना है तो m डैश एल, क्योंकि ये मास थोड़ी ना मेल्ट होगा, कुछ m डैश मेल्ट होगा, तो m डैश इंटू एल। ये हो जाएगा आपका 40% का मतलब है 40/100 इंटू हाफ एम भी स्क्वायर बराबर m डैश एल। ये आपका आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू नीचे रख दीजिए, ये 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2। देखिए बेटा ऐसा है कि 2 से ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो कट के आगे 5, तो ये तुम्हारा m डैश आ रहा है एम भी स्क्वायर, ठीक है, बाई 5l, दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तुमको इसका बुलेट का मास बता देगा, बुलेट की वेलोसिटी बता देगी, और आइस की लेटेंट हीट कैपेसिटी तुम जानते हो। बताओ सच में तुमको एकदम मजा आ रहा है कि नहीं? इतना टाइप तुमने पूरे लॉन्ग ईयर में कवर किया था कि नहीं किया था, ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देख, टाइप 6, टाइप 6, इफ कोलाइड, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। मान लो m मास का ऑब्जेक्ट है, u से चल रहा है, कैपिटल एक m मास का ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है? चिपकने वाला, चिपकू चिपकी,
of same mass then find raise in temperature if loss in kinetic energy converted into heat। अब यहां पे देखना कि दोनों चिपक जाएंगे तो क्या पूछा, रेज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक्स। यहां पे थोड़ा सा ब्लॉक्स लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों चिपक के दोनों ने अपना जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो हीट में कन्वर्ट हुआ है, तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा निकालो। स्पेसिफिक हीट यहां पे दे देना चाहिए, एस इज द स्पेसिफिक हीट, और दोनों आइडेंटिकल बॉल है। इफ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक सेम मास आइडेंटिकल बॉल, ठीक है, सेम मटेरियल का ही बना हुआ है। करो, if collision is perfectly elastic of same mass then find raise in temperature if loss in kinetic energy converted to heat। सबसे पहली बात, दोनों जब चिपकने वाला कोलिजन होता है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो भी होगा वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट होगा, और हीट में कन्वर्ट होकर ms डेल्टा टी, ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा आपका हाफ m इंटू एम, दोनों का मास, बटा m प्लस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u का होल स्क्वायर। क्या ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होगा? सर इसमें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो ये तो रेस्ट में है, तो हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है हुआ है वो पूरा का पूरा हीट में जाकर टेम्परेचर बढ़ाएगा, जैसे सर इसमें हुआ है। इसमें तो आप अजीब सा फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो? तो दोनों सवाल पढ़ो और क्या डिफरेंस है प्लीज कमेंट करके बताओ, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझने के बाद कमेंट करो कि पहले नहीं आया था अब समझ गया। सबको कमेंट करना है प्लीज, एक कमेंट तो कर सकते हो, यहां पर एक कमेंट तो कर सकते हो। सर वीडियो चल रही है, रोक के कर, इंटरेक्शन करना है, पढ़ता हूं कमेंट कर। सबसे पहले बता, इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सुने लिखा था सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या लिखा सर, इसमें से हाफ m इंटू एम बटा m प्लस m इंटू यू स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे आइस ब्लॉक फिक्स था, आइस के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था, और वो फिक्स आइस ब्लॉक में बुलेट आके टकरा के रुक गया, और आइस ब्लॉक पहले से फिक्स था, बुलेट जाके टकरा के उसमें धस के ड्रॉप डेड हो गया, मतलब रुक गया। सर ये कहाँ लिखा है? तो भाई आइस तो फिक्स्ड है, अब इसको छेद के बाहर तो नहीं निकल जाएगा, तो इसमें ये काइनेटिक नहीं चल रहा था, रुक जाएगा। यहाँ क्या है, ये रखा हुआ है, कोलिजन हो रहा है। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक इफ सेम मास देन फाइंड रेज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक्स इफ लॉस इन काइनेटिक कन्वेंटेड हीट। तो यहाँ पे कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये रुका हुआ नहीं, मतलब कोलिजन के बाद रुकेगा नहीं, ये चलेगा, इससे टकराएगा और चिपक के दोनों चलने लगेंगे। आफ्टर कोलिजन ये 2m ब्लॉक का मास, ये m और m दोनों चिपक के किसी v डैश वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो इसकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 2ms डेल्टा टी। अब मैंने 2m क्यों किया, क्योंकि दो मास थे, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो यहां से आपका आ जाएगा हाफ m इंटू एम, एम स्क्वायर बटा 2m यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ms डेल्टा टी। तो m से m स्क्वायर कटेगा, फिर m से ये m कट जाएगा, और दो नीचे आएगा, तो ये यू स्क्वायर बटा 2 दूना 4 और दूना 8, 8s बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, यू स्क्वायर बाई 8s। बताओ कैसा लगा, मोक्ष मिला कि नहीं मिला? नेक्स्ट देखो, ये भाई साहब टाइप 7, भाई साहब गर्दा उड़ा दिया एकदम। टाइप 7 में पढ़ के तुमको मोक्ष मिल जाएगा। देख, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर P, एक हीटर है जिसका पावर है P, यूज्ड टू हीट m ग्राम वाटर, देन फाइंड टाइम टेकन टू रेट इज टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। इलेक्ट्रिक हीटर है, और इलेक्ट्रिक हीटर से हम पानी गर्म कर रहे हैं, और m ग्राम वाटर पानी गर्म कर रहे हैं, P पावर है हीटर का, तो कितना टाइम लेगा वो टेम्परेचर को T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए। देखो ये हीटर है, हाँ, हीटर का पावर तुमको दिया हुआ है P, तो पावर क्या होता है, 1 सेकेंड में जो रिलीज एनर्जी होता है उसको पावर कहते हैं। तो टी टाइम में कितना रिलीज एनर्जी होगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा PT, और इसी से m ग्राम वाटर अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ms डेल्टा टी। अब वाटर तो दिया हुआ है, हाँ, तो ये हो जाएगा PT, वाटर का मास m, स्पेसिफिक हीट का उसका 1, और टेम्परेचर बढ़ाया है T2 माइनस T1, T1 से T2 तक ये टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है। तो इंटू टी, तो यही तो टाइम आ गया, टी बराबर होगा m T2 माइनस T1 बटा पावर P। ले लो उठा के, मजा आया सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप 8, और टाइप 8 सबसे मेगा, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, आइस वाटर का मिक्सचर। आई तो टाइप 8 हम समझेंगे आइस प्लस वाटर का मिक्सचर। जब बेटा आइस और वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होगा सर, इसमें तो फेज चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज भी होगा। हाँ, आइस स्टीम का मिक्सचर और स्टीम वाटर का मिक्सचर,
या आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे निगेटिव में फिर उसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के सवालों का करने का हजारों मेथड होता है, अलग अलग किताब में आपको अलग अलग मिलेगा, और मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है। आपको डर लगता है कि नहीं लगता इसमें, बताइए। तो थोड़ा तो लगता है गुरुजी, अब नहीं लगेगा। इसको सॉल्व करने का एक ऐसा मेथड बनाऊंगा, यूनिक मेथड बनाऊंगा कि सारे, अच्छा मैं तुमको सिर्फ यही पढ़ाऊंगा, और इसी को पढ़ा के तुम ये भी चाहे कोई सा भी सवाल होगा सब कर ले जाओ। सर क्या मेथड है? तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पे हम जाते हैं। एक बात सुनो, मेथड बताऊंगा, पहले लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। मान लो कि कहीं पे 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हमने मिक्स किया, तो होगा क्या? बेसिक चीज क्या होगा? सबसे पहले फंडामेंटल चीज क्या होगा? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है, आइस तो जा नहीं सकता 40 पे ना, वाटर 40 पे और आइस 0 पे, जब मिक्स करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये जो अपना हाई टेम्परेचर पे है वो हीट लॉस करेगा, और ये जो लो टेम्परेचर पे हीट गेन करेगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ। ये जैसे जैसे तुमने मिक्सचर को दे दिया, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये हीट लूज कर रहा होगा टेम्परेचर डाउन करके, और ये हीट गेन करेगा। कितना टेम्परेचर डाउन करेगा? सर तो कितना भी कर सकता है। अब 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है तो 20 पे भी आ सकता है, 10 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, तो पता नहीं सर कितना आएगा, तो डिपेंड करता है ना अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। चलो, तो कम से कम इतना समझ में आया कि जो हायर टेम्परेचर पे वो हीट लूज करेगा, लोअर टेम्परेचर पे गेन करेगा। लेकिन ये गेन करना और लूज करना कब तक चलेगा? जब तक कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं आता। अब कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तुम मान लो T डिग्री सेल्सियस मान लोगे, फिर एनालिसिस करना टफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे गुरुजी? ये समस्या तो है। फिर थोड़ा समझो, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, 20 ग्राम आइस है मान लो 0 डिग्री से मिक्स किया, तो क्या होगा? सर 50 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो उसको अपना टेम्परेचर डाउन करके हीट देगा और आइस लेगा, और आइस लेके क्या करेगा? सर आइस अपने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है तो उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर जा नहीं सकता, वो मेल्ट होगा। तो आइस हीट लेके क्या यूज करेगा? सर मेल्ट। और ये हीट देगा कैसे? अपना टेम्परेचर डाउन करके। अल्टीमेट गोल क्या है? दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर। अब वो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा हमें नहीं पता, और नहीं पता सर जी तो कैसे करेंगे? आओ, तो इसका एक मेथड मैंने बनाया हुआ है, एमआर मुखिया का मेथड। क्या कहता है एमआर मुखिया का मेथड? ये एमआर मुखिया का एक ही नारा, सेम टेम्परेचर एंड सेम फेज हो हमारा। ये एमआर मुखिया का नारा। फिर बच्चा कहता है एमआर मुखिया का सर एक ही नारा, तो कैसे पहनी दूसरा पैजामा? एमआर मुखिया का एक ही नारा, तो कैसे पहनी दूसरा पैजामा? ये नारा नारा एमआर मुखिया का एक ही नारा, कैसे पहनी दूसरा पैजामा? अपना अपना पैजामा संभाल, पहले सवाल। चल, तो ये ना आइस वाटर का, वाटर आइस का, आइस स्टीम का, स्टीम वाटर का मिक्सचर एमआर मुखिया के देख रेख में होगा। अब एमआर मुखिया क्या डिसाइड करता है कि जब तुम हायर टेम्परेचर पे वाटर को लोअर टेम्परेचर के आइस से मिलाते हो, तो दोनों को पहले सेपरेट डील करो और दोनों को सेम फेज और सेम टेम्परेचर मिलाओ। ये कहता है एमआर मुखिया का एक ही नारा, सेम टेम्परेचर एंड सेम फेज हो हमारा। मतलब दोनों को सेपरेटली एक कोई कॉमन फेज और कॉमन टेम्परेचर दोनों के लिए चूज कर लो जो हो सकता है। अब देखो, कॉमन फेज और कॉमन टेम्परेचर दोनों का 0 पे एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लो आइस है तो उसको मेल्ट करके वाटर बना लो 0 पे, और जो वाटर हाई पे है उसको 0 पे वाटर पे ले आओ, सेम फेज और सेम टेम्परेचर पे ले आओ, एकदम सेम सेम कर। अब मान लो कि वाटर ने जितना हीट सप्लाई किया, एग्जैक्टली आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उतना ही हीट चाहिए। सर सोने पे सुहागा, जितना उसको आइस को जितना पानी बनने के लिए चाहिए वाटर ने उतना ही हीट दे दिया, तो सारा पानी पानी हो जाएगा। अगर वाटर ने उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से 0 पर आने के बाद भी उतना हीट नहीं दे पाया जितना 0 पे आइस को पिघलने के लिए चाहिए, तो क्या होगा? सर वाटर T डिग्री सेल्सियस से 50 से 60 से 70 से वाटर 0 पे आने के बाद भी उतनी हीट नहीं दे पाया जितनी आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए, तो क्या होगा? राइट, पूरा मेल्ट नहीं होगा, पानी पानी नहीं होगा, कुछ होगा जितना हीट दे पाएगा वाटर, जितना पिघला पाएगा उतना पिघलेगा। अगर मान लो वाटर ने ज्यादा दे दिया तो खुद सोच, वाटर ने ज्यादा दे दिया तो सर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक आके अगर ज्यादा हीट दे दिया तो क्या होगा? अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक आके ज्यादा हीट दे दिया तो क्या होगा? सर अगर उसने ज्यादा हीट दिया तो ऑब्वियस सी बात है पूरा आइस तो मेल्ट हो ही जाएगा, पूरा आइस होके पानी बन गया, और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस तक आके पूरा पानी बन चुका तो उसने ज्यादा दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा बचा
उस मिक्सचर को हम वापस कर देंगे, क्योंकि एमआर मुखिया एकदम ईमानदार है। एमआर मुखिया का एक ही नारा, सेम फेज और सेम टेम्परेचर हो हमारा, और थोड़ा भी डिफिसिट और एक्सेस होगा तो एमआर मुखिया इसका फैसला करेगा। कौन फैसला करेगा? एमआर मुखिया इसका फैसला करेगा। आइए सवाल देखते हैं, फैसले पे फैसला होगा। चलिए सवाल पहला क्या है, ये चीज अभी सवाल 4-5 करूंगा ना, तो मैं उसमें कर क्या रहा हूं फिर मैं इसको समझाऊंगा। पहले 4-5 सवाल करूंगा। तो सवाल देख, 40 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले समझो हमारे पास 40 ग्राम वाटर है, पानी है, कहां पे? 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मिक्स विथ 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मुझे बताओ हायर टेम्परेचर पे कौन है? सर 10 डिग्री सेल्सियस। और लोअर टेम्परेचर पे कौन है? 0 डिग्री सेल्सियस। बताइए क्या होगा? सर जो हायर टेम्परेचर पे है, ध्यान समझिएगा, जो हायर टेम्परेचर पे है वो हीट देगा। तो ये कितना हीट देगा? तो एमआर मुखिया कहता है कि देखो हीट कितना देगा इसका कोई तो जवाब नहीं है जब तक आप फाइनल डेस्टिनेशन नहीं निकालोगे। तो सबसे पहले इनका फाइनल डेस्टिनेशन निकालो। तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन मैंने बोला कि मुझे पानी बनाना है। सर पानी तो है बे, तो पानी बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने कॉमन फेज वाटर और कॉमन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चूज किया। तो ये पानी 40 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे, 40 ग्राम वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आगे जाए तो कितना हीट सप्लाई करेगा? तो ये सिंपल है, एम एस डेल्टा टी। आज के क्लास का सबसे पहला सवाल यही था मेन। मास बोलो सर, 40 स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 40, नहीं 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, तो ये 40 गुना 10, तो ये आ जाएगा 400 कैलोरी। तो 400 कैलोरी ये सप्लाई करेगा 0 तक आके। तो लगातार 0 तक आके ये पहले देख, पहले 10 से थोड़ा टेम्परेचर डाउन करेगा, थोड़ा हीट देगा, फिर मान लो 10 से और टेम्परेचर डाउन किया, 8 पे आया, 6 पे आया, 5 पे आया, 4 पे आया, 3 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया, 0 पे आया। तो पानी 10 से 0 पर आ चुका है। तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद इतना दिया, और वही आइस उसी मिक्सचर में दोनों को मिलाया था, वो लगातार हीट लेके हीट की रिक्वायरमेंट अपनी पूरा करेगा। और ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता। आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका क्या होगा? सर फेज चेंज, तो एम एन। तो एम बोलो कितना है? 10 और एल 80, तो 800 कैलोरी। अब ध्यान से देखो, क्या ये ज्यादा रिक्वायरमेंट है? हाँ। क्या आप देख पा रहे हैं कि रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो ज्यादा है और सप्लाई आपका कम है? हाँ सर। तो ये पानी पानी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको पूरा मेल्ट होने के लिए 800 कैलोरी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज सोचना, अगर इसके पास मास 5 ही ग्राम आइस होता तो? सर 5 ग्राम आइस होता तो 8 पचे सॉरी 8 पचे 40, 400 कैलोरी हीट, और देखो 400 दे रहा था, पूरा मेल्ट हो जाता। लेकिन अभी क्या है, ये 10 ग्राम है तो पूरा मेल्ट नहीं होगा। सर कितना मेल्ट होगा? देखो जितना इसको सप्लाई मिला है वो कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, तो ये जब तक पूरा मेल्ट होगा नहीं तब तक ऊपर टेम्परेचर जाएगा नहीं। तो इसको नीचे 0 तक आना पड़ेगा और 400 कैलोरी देना पड़ेगा। तो जितना इसने सप्लाई दिया उतना ही ये यूज कर पाएगा, उतना ही यूज करके जितना मास मेल्ट हो सकता है मेल्ट होगा। तो एम डैश इंटू 80, एम डैश इंटू एल बराबर 400 जो सप्लाई था, तो एम डैश आपका आ गया 8 पचे 40, मतलब 0 से 0 कटेगा, 5 ग्राम आइस विल मेल्ट, 5 ग्राम आइस विल मेल्ट एंड 5 ग्राम आइस रिमेनिंग देयर, 5 ग्राम आइस रिमेन्स। तो 5 ग्राम आइस कहां पे रह जाएगा? 0 पे रह जाएगा। हाँ, और ये तो पहले ही 0 पे आ चुका था और 0 पे ही फेज चेंज हुआ है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका? फाइनल आंसर बनेगा इन मिक्सचर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर में आपका 5 ग्राम आइस रहेगा और मिक्सचर में वाटर रहेगा आपका पहले से था 40, 5 ग्राम मेल्ट हुआ 45 ग्राम, 45 ग्राम वाटर। बोलो मजा आया कि नहीं? सर अगर सप्लाई ज्यादा हो जाता तो? फिर देखते, सप्लाई ज्यादा हो जाता तो क्या होता वो बाद में देखते। चलिए यहां देख सवाल, 80 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देख कितना वाटर है, 80 ग्राम। तो एमआर मुखिया क्या कहता है कि 80 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, इसको पहले वाटर बना लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, देखो कितना हीट दे पाएगा मैक्सिमम। तो dq बराबर आएगा एम एस डेल्टा टी। मास बोलो सर 80, एस बोलो 1 और टेम्परेचर तुम्हारा 20 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 पे डबल 0, इतना कैलोरी हीट। मिक्स विथ 15 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 15 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये अगर वाटर बनेगा तो कितना हीट चाहिए? तो एम हो गया तुम्हारा 15 और ये हो गया 80, 15 8 20 से 1200 कैलोरी।
तो 1200 कैलोरी चाहिए, 1600 दे रहा है। अब सुनो ध्यान से, मजा आ गया बस। अब बताओ क्या है। तो भाई साहब ये देने की क्षमता रखते हैं 1600 और पूरा पानी बनने के लिए सिर्फ 1200 चाहिए, तो फट से ये 1200 ले लेगा। तो एक्सेस हीट कितना बचेगा? क्या एक्स्ट्रा हीट बच गया? भाई वो तो पूरा पानी 0 डिग्री पर आ गया, 0 डिग्री पर आते तो 1600 देगा, और 1600 इसको चाहिए नहीं, इसको 1200 चाहिए, तो जितना चाहिए उतना यूज करेगा ना ये। तो कर लिया 1200, तो बचा तुम्हारा कितना? 400। तो पूरा मेल्ट होने के बाद भी 400 बचा। जब पूरा मेल्ट हो गया तो कितना पानी बचा? 15 ग्राम वाटर। पूरा मेल्ट हो गया आइस, तो 15 ग्राम वाटर ही तो बचा। हाँ सर, तो 15 ग्राम वाटर यहां बचा। हाँ सर, यहां पे तुम्हारा 80 ग्राम वाटर था। हाँ सर, 80 ग्राम वाटर कितने पर है? 0 पर आके कितना दिया है? 80 ग्राम वाटर एट 0 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। 80 ग्राम वाटर 0 पे, और यहाँ पे 15 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो चुका है। तो इसने दिया 1600, 1200 यूज कर दिया। देखो यहाँ पे क्या था, इसने दिया ही 400 था, इसको सप्लाई ज्यादा चाहिए था, मतलब इसको रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, तो जितना सप्लाई हुआ उतना तो लेगा, बाकी तो है ही नहीं, तो लेगा कहां से? तो जितना सप्लाई हो पाए उतने से मेल्ट होगा, बाकी तो हीट ही नहीं मिल दे पाया, और इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो ये 0 तक आने के बाद 400 दिया, और ये 0 तक 5 ग्राम ही मेल्ट कर पाया 0 पे, तो 5 ग्राम ही मेल्ट होगा। अब दोनों 0 पे आ चुका है, अब इक्विलिब्रियम के बाद हीट एक्सचेंज होगा नहीं। अब ये पूरा 0 पर आने के बाद 1600 दे दिया इसने, और ये सिर्फ 1200 ही यूज कर पाया, तो बचा हुआ 400 हीट तो अनयूज्ड है ना। अब एमआर मुखिया आएगा, बोलेगा बताओ क्या दिक्कत है। तो एमआर मुखिया पहले पहनेगा अपना चश्मा और कहेगा ओके, देने की क्षमता तेरी ज्यादा है, 1600 दे दी, ओके तू 1200। क्या तू पानी बन गया 0 पे? पानी बन गया 15 ग्राम। क्या तू भी पानी बन गया 80 पे? ये भी पानी बन गया 80 पे। अब जो इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा हीट था वापस उस मिक्सचर को दे दो, क्योंकि 400 अनयूज्ड हीट है। तो ये 400 अनयूज्ड किसको दोगे? सर एमएस डेल्टा टी, हम पूरा का पूरा वाटर का मिक्सचर जो है उसको दे देंगे, क्योंकि ये तो यूज हुआ ही नहीं। जब हम देंगे तो ये 400 हीट वापस लेके अपना टेम्परेचर फिर से बढ़ा लेगा, क्योंकि यूज हुआ नहीं है, तो ये दोनों मिलकर यूज करेंगे। अब मिक्सचर में 15 ग्राम आइस और 80 ग्राम, सॉरी 15 ग्राम वाटर और 80 ग्राम वाटर, तो 95 ग्राम वाटर स्पेसिफिक हीट 1 इंटू टेम्परेचर टी इनिशियल 0, ये आएगा। तो टी बराबर आ जाएगा 400 बटा 95, तो लगभग ये 400 होता तो 4 आता, तो 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा डिग्री सेल्सियस आंसर। बताओ सर कर पाओगे? देखो नेक्स्ट, 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट। करो ये सब, करो मजा आ जाएगा, करो करो करो। हाँ एकदम करना है, धुआं धुआं उड़ा दे एकदम। सर जी लेकिन मारूंगा। सर जी लेकिन करना, कर लेगा तू। आजा आजा आजा, जीमी जीमी जीमी, आजा आजा आजा, जीमी जीमी जीमी, आजा आजा आजा। आंसर होगा नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो कैसे होगा? हीट आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा। 20 ग्राम वाटर 0 पे, और पहले से 0 पे है पानी, ये पहले से ही आइस है 0 पे, कैसे हीट लेगा देगा? इक्विलिब्रियम पे पहले ही है, अल्टीमेट गोल तो इक्विलिब्रियम पे आना था। हाँ सर, ये देखो 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। चलो पकड़ो बात को। अब ये आइस 0 पे है ही नहीं, आइस 0 पे है ही नहीं, आइस तो -20 पे है, मिक्स्ड विद 10 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, वाटर 60 पे है। देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज व्हाट एमआर मुखिया क्या कहता है? एमआर मुखिया कहता है सबसे पहले दोनों को सेपरेटली सेम फेज और सेम टेम्परेचर पे लाओ, दोनों को सेपरेटली सेम फेज और सेम टेम्परेचर पे लाओ, दोनों को सेपरेटली सेम फेज और सेम टेम्परेचर पे लाओ। तो चलो ये 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ तो सबसे पहले इसको वाटर एट कितना ग्राम है? 5 ग्राम, तो 5 ग्राम आइस से 5 ग्राम वाटर, 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये बनाओ। कैसे बनेगा सर? 5 ग्राम वाटर, आइस से वाटर बनाना है। हाँ सर, -20 पे आइस है, हीट ये लेगा, तो सबसे पहले तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा -20 से 0 पे। हाँ देखो dq1 बराबर आएगा आपका, मतलब टोटल dq हम लिखते हैं, पहले आएगा इसका ms डेल्टा टी प्लस ml। जब इस आइस को तुम वाटर के साथ मिलाओगे उसका फेज चेंज नहीं होगा, 0 पे नहीं है, ये है तुम्हारा -20 पे, तो पहले होगा ms डेल्टा टी, फिर होगा ml। m बोलो कितना है सर? 5 ग्राम। स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है हाफ, माइक्रोवेव चल रहा है ना धुआंधार, स्पेसिफिक हीट होता है हाफ, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 20 से 0 लाएंगे 20। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंचा है, सॉरी -20 डिग्री सेल्सियस से 0 पे आइस पहुंचा। अब 0 पे इसका फेज चेंज होगा
तो एम 5 इंटू एल 80। तो ये तुम्हारा पहले कटेगा 20 से 2 काटोगे 10, ये हो गया 50, 8 बचे 40, 400। तो 450 कैलोरी हीट लेगा ना बेटा, तो 5 ग्राम वाटर जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 10 ग्राम वाटर एट 60 पे था, तो 60 पर वाटर से 10 ग्राम वाटर जीरो पे ले आओ एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट ये सप्लाई कर देगा? तो सप्लाई कर देगा, ये रिक्वायर्ड था, ये लोअर टेम्परेचर पे हीट रिक्वायर्ड है इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बनने के लिए, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये 10 ग्राम वाटर 60 से 0 पे आएगा, तो कितना देगा? तो एम एस डेल्टा टी। एम बोलो सर, एम 10, एस बोलो सर, S1 डेल्टा टी बोलो 60, तो 600 कैलोरी। ओ बम बम भोले शंकर बोले बम बम, इसके औकात से ज्यादा हीट दे दी उसने। हाँ सर, तो अब क्या होगा बताओ? क्या 450 कैलोरी की जरूरत थी, तो 450 कैलोरी पूरा यूज हो जाएगा? हाँ सर, यूज हो जाएगा, पूरा यूज हो जाएगा 450 कैलोरी। क्यों? 600 दे रहा है ना। अब ये पानी पे आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी, वो भी पानी हो गया कितना? 10 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, अब उस मिक्सचर पे एमआर मुखिया को बुलाया जाएगा, वो बोलेगा ओके क्या समस्या आ रही? बोलेगा 450 यूज कर इसने, इसने 600 दिया था, तो इसका बचा हुआ 150 उसी मिक्सचर में वापस करो, क्योंकि अनयूज्ड है, उसी मिक्सचर का तो अनयूज्ड है, उसको वापस कर दो। तो कितना वापस करेंगे? 150। किसको? इस वाटर आइस को, मिक्सचर को। वहां से पानी 5 और 15 ग्राम को, 15, इसकी वैल्यू 1, टेम्परेचर T - 0, 15 चौका 1 मिनट 10 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? 150 कैलोरी यूज नहीं हुआ, तो 15 से काटोगे तो 10, तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। बताइए, क्या तुम सवाल समझ पा रहे हो? अब चलो मैं तुमको वो चीज समझाता हूं, नहीं एक सवाल और कराता हूं, चलो वो चीज आगे तो समझाता हूं। देखो एमआर स्टार बॉक्स, एमआर मुखिया क्या कहता है कि मिक्सचर में दोनों को सेपरेट एक कॉमन टेम्परेचर एंड कॉमन फेज में लाओ। दोनों को सेपरेट में नहीं ला रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ला रहा था किसी हाई टेम्परेचर से, और देख रहा था कितना देगा। और आइस चाहे 0 पे है या निगेटिव पे है, उसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले वाटर बना रहा था। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है तो ml यूज किया, अगर माइनस टेम्परेचर पे आइस है तो पहले उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनाया, फिर आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके पानी बनाया, सेम टेम्परेचर सेम फेज में लाया। हाँ, अगर सप्लाई हीट रिक्वायर्ड हीट के बराबर है, तो जो कॉमन फेज लिया था उसी में दोनों रहेंगे, कॉमन टेम्परेचर कॉमन फेज में रहेंगे। अगर सप्लाई हीट कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब जैसे सप्लाई हीट देखो वहां पे था 400 और रिक्वायरमेंट 800 था, तो पूरा यूज हो ही नहीं पाएगा, तो जितना सप्लाई हो रहा है उतना यूज करेगा, तो मेल्ट नहीं होगा कंप्लीट, जो सप्लाई हीट है उतना ही यूज करके मेल्ट होगा। तो अगर मेल्ट नहीं हुआ पूरा, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर मिक्सचर का मेल्ट ही नहीं हुआ, आइस बच गया, तो आइस बच गया तो आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब जितना सप्लाई किया है उसी अकॉर्डिंग मेल्ट होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है तो क्या करोगे? सप्लाई ज्यादा, रिक्वायरमेंट कम है, तो पूरी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी, जो एक्सेस बचा हुआ हीट है उसी मिक्सचर को वापस कर दो। कॉमन फेज कॉमन टेम्परेचर पर जो है उसको एक्सेस हीट रिटर्न कर दो, हीट लेके वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, और मिक्सचर में जो है उसको हीट दोगे। यही काम तो आप कर रहे हो। अब सुनो, चाहे सवाल किसी भी तरह का हो, किसी भी लेवल का हो, तुम आसानी से इसको निपटा सकते हो, आसानी से इसको निपटा सकते हो। सवाल देखो, 10 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब देख सवाल स्टीम पे पहुंच गया, लेकिन तरीका वही रहेगा। चल आओ, 10 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको स्टीम 2 ग्राम 100 पर है, तो स्टीम जब मेल्ट होता है तो हिला देता है सिस्टम को। तो काम करो, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे ले जाओ। तुम्हारे पास क्या है सर? 10 ग्राम आइस है और वो भी साला -40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो सबसे पहले इसको हीट दोगे तो -40 से 0 पे आएगा, तो लिखोगे एम एस डेल्टा टी। एम बोलो कितना? 10, एस बोलो कितना? हाफ, और डेल्टा टी है तुम्हारा 40, तो 2 से काटोगे 20 आएगा, 200 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? हाँ सर, 200 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। DQ2 तो सबसे पहले -40 से 0 पर आया, हाँ, उसके बाद इसका होगा MN। M बोलो सर, 10, 80, 800 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इसका Q3 लिखो, पहले उसको मेल्ट करके आपने पानी बना लिया, पानी को 100 पर ले जाओ, तो MS डेल्टा टी। M बोलो 10, S बोलो 1, डेल्टा टी तुम्हारा हो जाएगा 100, तो ये 100 पर 1 0, इतना कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी, बस ढंड पगलू। तो ये तुम्हारा बन गया 10 ग्राम वाटर एट
100 डिग्री सेल्सियस। वाटर ही हमने रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। टोटल हीट की जरूरत पड़ी है 1000, 800, 200, 2000 कैलोरी। दो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं, शायद मैंने सही लिखा है 80 गुना 10 तो 800 हो जाएगा, और ms डेल्टा टी सही है। अब ये 2 ग्राम स्टीम मास और कितने पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसको तुम क्या करो, 2 ग्राम स्टीम है 100 पर, तो स्टीम का टेम्परेचर नीचे तो जा नहीं सकता 100 से, इसको मेल्ट कर दो, तो ml से ये हीट देगा। m बोलो सर, m है 2 और l है 540, तो 54 गुना 2 ये हो जाएगा 108 पर 0, बस 1080 कैलोरी। ओहो छी ससुर। तो भाई साहब उसको सप्लाई ज्यादा है और इसकी सॉरी सप्लाई कम है और इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्या करें सर, एक काम करो, इसको पानी ही बनाओ, पानी ही बनाओ। तो बताओ, -40 से 0 पर लाने के लिए MST के लिए 200 और पानी बनाने के लिए, तो ये तुम्हारा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना पानी बन गया, 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने हीट की जरूरत है, 1000। और ये कितना दे देगा, तो ये देगा तुम्हारा, जब ये स्टीम से वाटर बना 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ml, और 100 डिग्री सेल्सियस भी वाटर है, अभी हम 0 पर ला रहे हैं इसको, तो 0 पर लाएंगे तो एक्स्ट्रा सप्लाई और कितना करेगा ये, तो ये करेगा तुम्हारा ms डेल्टा टी। मास कितना है 2, स्पेसिफिक हीट तुम्हारा वाटर बन गया है 1 × 100, तो ये करा तुम्हारा 200 कैलोरी। तो ये है तुम्हारा 1280 कैलोरी हीट सप्लाई। अब ये 1280 कैलोरी दे के ये 2 ग्राम वाटर बन चुका है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तभी तो 100 से 0 पे टेम्परेचर डाउन हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 ग्राम वाटर है, और ये तुम्हारा 10 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको चाहिए कितना हीट, 1000 कैलोरी, और तुमने दे कितना दिया, तुमने दे दिया 1280 कैलोरी। क्या यहाँ पे 280 कैलोरी हीट एक्स्ट्रा दे दिया, हाँ क्या करोगे सर, 10 ग्राम वाटर है 0 पे और 2 ग्राम वाटर है 0 पे, मतलब 12 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और एक्स्ट्रा हीट तुमने कितना दे दिया है सर, 280, 280 वापस कर दो। तो जो एक्स्ट्रा हीट है, तुम एक्स्ट्रा हीट उसी मिक्सचर को वापस करोगे तो ms डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो 280, मास तुम्हारा 10 और 2 12, स्पेसिफिक हीट तुम्हारा 1 और डेल्टा टी तुम्हारा हो जाएगा ये, मान लो 0 से कहीं t तक जा रहा है, आराम से सॉल्व करना। तो t बराबर हो जाएगा 280 बटा 12, तो 12 दूना 24, ठीक है। टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है क्या, नहीं है, 10 ग्राम आइस है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 12 दूना 24, 2 आ जाएगा, और 20, हाँ वही तो कह रहा हूँ, इतना नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो 12 दूना 24, 2 आ गया, हाँ 2, और ये तुम पॉइंट डालोगे तो 0 आएगा, 20, तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, है ना। तो 280 बटा 12 कर रहे हो ना, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 120, और 20 से करते तो 240, और 12 दूना 36, हाँ ये ज्यादा होगा, सॉरी मैं ढंग से नहीं किया। कितना आ रहा है, 280 डिवाइडेड बाई 12, तो ये तुम 12 दूना 24 तो 40 बटेगा, 12 तिहाई 36, तो 12.3, है ना, 31 कुछ आएगा डिग्री सेल्सियस। तो ये सॉरी 23 पॉइंट समथिंग, 23.1 डिग्री सेल्सियस कुछ आ जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग। तो 23.1 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा टेम्परेचर हो जाएगा। बताओ कर पाए, हाँ सर थोड़ा थोड़ा कम किया हमने। अब तुमको खुद सवाल करना है कुछ, जैसे ये सवाल मैंने लिखे हैं, और ये सवाल अगर तुम सारे कर पाए, ये सारे सवाल मैंने लिखे जेईई मेन के लिखे हैं, ये देखिए सवाल अच्छा है, ये देखिए सवाल अच्छा है। अब इस सवाल में आपको लगेंगे पूरा दिमाग आपको हिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके काम का है। 12 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिए, ये कर लिए तो इस टॉपिक पे आपकी पूरी पीएचडी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन वीडियो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कल के कल ही, और न्यूक्लियर का सिर्फ 50 मिनट का एक्स्ट्रा लेक्चर भी प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कंसेप्ट और अप्रोच सीखने को मिला, और ईमानदारी से कमेंट कर दीजिए एक अगर लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया आपने तो। जितने वैरायटी हमने कवर किया, कि आपने फुल ईयर कोर्स में भी इतनी वैरायटी के साथ इतनी चीजें कवर करी थी, ये ईमानदारी से जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। समझ आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा, नहीं आया होगा तो उसको बता दीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। जो नहीं आया होगा उसको एक बार दोबारा ट्राई करिएगा, फिर भी नहीं आया तो मैं बता दूंगा। दूसरी बात है, ये भी वीडियो सॉल्यूशन बाकी है अभी,
तो होमवर्क ट्राई करिए, नहीं हो वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।